नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 7 के लेसन नंबर 8 समास जो आपको अगले वीडियो में मैं दे चुकी हूँ थोड़ी से एक्सप्लेनेशन, और जो बाकी के रह गए थे इस वाली में लेकर के आई हूँ। जो लोग मेरे चैनल से बने होंगे वो लोग देख लिया कीजिएगा। और मैं आगे ले जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा बच्चों कि आपको जो मेरी आगे आने वाली वीडियो रहेगी वो आसानी से मिलती रहेगी और आप अपना अभ्यास कार्य निरंतर जारी रखेंगे। चलिए देखेंगे हम आगे। हम आपको बहुब्रीहि समास तक बता चुके थे। अभी आज हम देखेंगे, देखिए, द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में अंतर। और इससे पहले मैं चाहूँगी कि आपका एक पेज जो है मैंने ऐसे ब्लैंक्स रखा है, जो आपको समास का भेद है वो आपको पढ़ना है और बताना है कमेंट में कि कितने भेद होते हैं समास के। तो आप कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा मुझे और मैं उसको देखूँगी, देखती हूँ कौन कौन मुझे भेजता है। समास का भेद कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और चलिए अभी अंतर देखेंगे, द्विगु तथा बहुब्रीहि समास में अंतर देखेंगे। तो देखते हैं हम। कुछ बहुब्रीहि समासों में प्रथम पद संख्यावाची होता है, जैसे त्रिलोचन, दशानन और चतुर्भुज। तो जो है आपका क्या है कि कुछ समासों में क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, और जैसे त्रिलोचन, दशानन और चतुर्भुज। अतः समास का विग्रह किस रूप में किया जा रहा है इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा समास है। अर्थात जैसे त्रिलोचन, दशानन और चतुर्भुज जो है ये नाम बता रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एक द्वंद्व समास का भी उदाहरण है और बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। यह इस बात पे निर्भर करेगा कि आप समास विग्रह जब कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं समास विग्रह। अगर जो उसमें समाहार या समूह जैसे शब्द नहीं लिखेंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन जब समाहार और समूह लिखेंगे तभी वह द्विगु समास का उदाहरण होगा, वरना आपका समाहार समूह नहीं लिखेंगे तो वो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। तो इसलिए आपको खास करके ध्यान देना होगा कि जब द्विगु समास का उदाहरण लिखना हो बच्चों, तो तब आप क्या किया कीजिएगा, उसमें समाहार और समूह शब्द अंत में जरूर जोड़िएगा और लिखिएगा, ताकि पता चले कि यह क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। नहीं तो छोड़ेंगे अगर जो, तो फिर क्या है, बहुब्रीहि समास बन जाएगा। तो इसीलिए आप ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ उदाहरण यहाँ पे दे रखा है, जैसे चतुर्भुज, तो चार भुजाओं का समूह, तो क्या हो गया है, यह द्विगु समास का उदाहरण हो गया। लेकिन इसमें देखिए चार भुजाएं हैं जिसकी, इस तरह से आप लिखेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगर जो समूह नहीं लिखे होते तो कन्फ्यूजन हो जाता कि किस मतलब कौन सा समास है। तो इसलिए आपको खास करके ध्यान देना होगा, समूह और समाहार जैसे शब्द को आपको द्विगु समास में लिखना होता है। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह जब लिखा गया है तो इसीलिए आपका क्या है, हो गया, द्विगु समास हो गया। और 5 वटों के वृक्ष है जहाँ, तो जहाँ शब्द है जिसके, जिसकी, जहाँ, जिसने, तो ये इस तरह से ज वाले जब आते हैं ना बच्चों, तो ये क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अब देखेंगे हम आगे चलेंगे। तो देखिए ग में दिया हुआ है, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। किसमें, द्वंद्व समास में। किसमें, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास है आपका 5वां, तो 5वां नंबर द्वंद्व समास। तो उसका उदाहरण क्या है, पूर्व पद तथा उसका उत्तर पद दोनों ही क्या होता है, प्रधान होता है, दोनों ही। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है भाई बहन, सुख दुख, माता पिता, तो ये सब आपके उदाहरण दिए हुए हैं। पहले हम इसको पढ़ेंगे समास को। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, साथ ही इन समासों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधकों और या अथवा तथा आदि का लोप कर दिया जाता है।
जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, बहन भाई के बीच में क्या किया गया है, और या अथवा इस तरह के जो शब्द आते हैं उनको लोप करके यहाँ पे योजक चिन्ह दे दिया गया है। तो योजक चिन्ह दे करके और बीच में इसको और या अथवा को क्या कर दिया गया है, छुपा दिया गया है। लोप करना मतलब छुपा देना, तो इस तरह से आपको छुपा दिया जाता है द्वंद्व समास में। और देखिए इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, न कि देखिए रिश्ते ज़्यादातर आते हैं मतलब दोनों ही एक ही जैसे शब्द होते हैं। जैसे भाई बहन हो गया तो न कि भाई पहले प्रधान होगा न कि बहन, इसीलिए ये दोनों ही प्रधान होंगे। सुख दुख में भी दोनों शब्द ही प्रधान होगा, माता पिता में भी माता पिता दोनों शब्द प्रधान होगा, रात दिन शब्द भी दोनों ही प्रधान होगा। वो दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी हैं एक तरह के, मानो तो द्वंद्व करते रहते एक दूसरे के कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, इस तरह से करते रहते। तो इसको आपको देखना होगा। तो जैसे पैसा रुपया, गंगा यमुना, दाल चावल, पाप पुण्य ये दिया हुआ है। तो आपका देखिए अब इसको भाई बहन का जब विग्रह करेंगे तो भाई और बहन, और सुख दुख का विग्रह करेंगे तो सुख अथवा दुख, माता पिता का विग्रह करेंगे तो माता और पिता, रात दिन का रात और दिन, पैसे रुपये का तो रुपया और पैसा, गंगा यमुना का करेंगे तो गंगा और यमुना, अर्थात बीच में और या अथवा इस तरह के शब्द आएंगे। तो आपको ध्यान देना होगा। और उसका दोनों ही पद क्या है, पूर्व पद, अर्थात जैसे एक उदाहरण भाई पूर्व पद है, बहन क्या है उत्तर पद है, तो इसमें दोनों ही पद क्या होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे। चलिए अब देखेंगे हम पूर्व पद कोई अव्यय शब्द। अब घ नंबर में दिया हुआ है और आपका ये समास है अव्ययी भाव, तो पूर्व पद अर्थात पहला वाला जो पद है वो क्या होगा, अव्यय शब्द होगा, अर्थात उपसर्ग की तरह उपसर्ग होंगे। ठीक है, तो अव्यय होगा। तो देखिए ये दिया हुआ है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसका क्या है कि पूर्व पद क्या है, अव्यय है। इसमें उदाहरण देखेंगे, प्रति क्या है, अव्यय है, और दिन जो है आपका मूल शब्द है, तो दोनों कर जोड़ करके प्रतिदिन शब्द बना है समस्त पद। इसी तरह से देखेंगे हम तो आ क्या है, अव्यय पद है, बा भी अव्यय पद है, भर भी, यथा भी और अनु भी, ये क्या है आपके इधर सारे अव्यय पद हैं और इधर मूल शब्द है। और इन दो सब से मिलाकर के समस्त शब्द जब बनेगा तो इसको आपको ध्यान देना होगा बच्चों कि ये जो समस्त पद जो बने हैं उसमें प्रति, आ, बा, भर, यथा, जथा, तथा इस तरह का जब आए तो आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो देखिए प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, दिन दिन, जन्म से लेकर, कायदे के अनुसार, पेट भर, भर पेट का पेट भर, जैसा संभव हो, क्या यथा संभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग्य, इस तरह से आपका बनेगा। चलिए अब समास के समस्त भेदों को निम्नलिखित आरेख में समझा जा सकता है। अब जितना सब हम लोगों ने समास पढ़ा है उस पूरे समास को हमें देखिए आरेखों से के द्वारा हम समझेंगे। तो देखिए हमारा समास है, समास में क्या क्या होता है, पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है। किस में, कौन से समास में, तो आप देखिए कहाँ जा रहे हैं आपका, ये जा रहा है आपका, देखिए पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में होता है और कारक चिन्ह उसमें होते हैं। तो कारक चिन्ह उसके पहचान है, कारक चिन्ह रहता है उसके विग्रह करने पर उसमें कारक चिन्ह आते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से के, इस तरह का जो शब्द है संप्रदाय को के लिए, इस तरह से संप्रदान को के लिए तो जो आते हैं शब्द, ये जो है आपका क्या है, इस तत्पुरुष समास में आते हैं। और क्या है, कारकीय संबंध रहित समास क्या कौन सा है आपका,
कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है कारक संबंध से रहित है, कर्मधारय और द्विगु, और वह जो है क्या है, तत्पुरुष के ही भेद है। कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष से ही बना है। ठीक है। अब देखिए दूसरा समास है पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ तथा तीसरी बाहरी प्रधान पद जो होता है, क्या होता है, तीसरा प्रधान किस में होता है, बहुब्रीहि में होता है। पूर्व पद तथा दोनों ही पद जब प्रधान होते हैं, वो अभी बताए, द्वंद्व चलता है किसमें, माता पिता में, भाई बहन में, कापी किताब में, रात दिन में, इस तरह से भूख प्यास में, सुख दुख में, तो एक दूसरे के क्या है, प्रतिद्वंदी हैं। तो इसी तरह से यह द्वंद्व समास है, द्वंद्व। ठीक है। अब पूर्व पद क्या है, अव्यय होता है, अव्ययी भाव, तो यथा, जथा, तथा, आ, बा, इस तरह का, तो इस तरह का जो है अव्ययी भाव समास में आता है आपका, आपको देखना होगा। ठीक है। अब समझ गए आप। पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान कौन से में होते हैं, तत्पुरुष समास में। कर्मधारय में क्या होता है, भी कर्मधारय में भी वही होता है, द्विगु में भी वैसे ही होता है, लेकिन कारक चिन्ह द्विगु और कर्मधारय में नहीं आता है। द्विगु समास में गणना पद आता है और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय का भेद होता है। और उसी तरह से पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं, किसमें, बहुब्रीहि में। तीसरा प्रधान होता है, कोई तीसरा अर्थ जो बोध कराता है वह प्रधान होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और पूर्व पद अव्यय होता है उपसर्ग की तरह, तो वह जो है अव्ययी भाव समास होता है। इस तरह से अब और आगे हम चलेंगे कि आज हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, ये हम चलेंगे इधर। पहला टॉपिक है हमारा कि समास रचना प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाते हैं। समास प्रक्रिया से बना शब्द नया शब्द समस्त पद कहलाता है, अर्थात समास से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। समस्त पद का पहला पद क्या कहलाता है, पूर्व पद कहलाता है, और दूसरा पद क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के दोनों पदों को अलग कर दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब क्या किया जाता है, दोनों पदों को अलग करते हैं हम, तो उसको समास विग्रह कहते हैं। समास के प्रमुख भेद है क्या, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व तथा अव्ययी, ये क्या है आपके प्रमुख भेद हैं। और तत्पुरुष के कौन कौन से भेद और हैं, तो तत्पुरुष के द्विगु और कर्मधारय तत्पुरुष समास के भेद हैं। अभी देखेंगे, देखिए यहाँ दिया भी हुआ है। तत्पुरुष समास के दो उपभेद हैं, कौन कौन से, कर्मधारय तथा द्विगु। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच आने वाले कार्य के चिन्हों का लोप कर दिया जाता है। कर्मधारय समास में दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष से उपमान उपमेय का संबंध होता है, और द्विगु समास में तत्पुरुष समास का उपभेद पूर्व पद संख्यावाची तथा समास विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। बहुब्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं और तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय और या अथवा का लोप कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। अव्ययी समास का पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। इस तरह से आपको पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाता है, और आशा करती हूँ कि आपको क्या है, आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको यह क्लास, और अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और आगे आपको वीडियो मिलती रहे इसलिए सब्सक्राइब किया कीजिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, मैं डेली बोलती हूँ कि पढ़ाने जा रही हूँ, इससे पहले आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। जब मैं बोलूँ तो आप सुने, तो जब भी सुने मेरी वीडियो को तो आप लाइक किया कीजिए। बहुत कम ही लाइक रह रहा है मेरे वीडियो पे, तो इसलिए आप लाइक किया कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, और जो आपका बैक एक्सरसाइज है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगी। चलिए, धन्यवाद।